हेलो स्टूडेंट, आज बेटा हम लोगों को टेस्ट पेपर सेकंड का सॉल्यूशन देखना है। और कल जो पेपर हुआ था टेस्ट पेपर नंबर 2, उसमें टॉपिक थे केमिकल बॉन्डिंग था, गैसेज स्टेट था, एस्टिमेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड था। वो जो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक दो बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। कल का पेपर मैंने टोटली एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन से उठाया था। बनाने को मैं बहुत सारे सवाल बना सकता था, लेकिन मेरे पास बाउंडेशन थी 45 क्वेश्चंस की, इसलिए मैंने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनाए। और एक एक स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में दो दो तीन तीन क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। इसलिए कल का जो पेपर था वो मेरे अकॉर्डिंग स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से 75 मिनट में आप 45 क्वेश्चंस कर सकते थे। 60 मिनट कल के पेपर के लिए थोड़ा कम समय था। कुछ बच्चों का मैसेज आया, सर हम 35 सवाल ही अटैम्प्ट कर पाए हैं, सर हम 40 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट कर पाए हैं। कोई बात नहीं, पेपर एनसीईआरटी की लाइन से लाइन हमने बनाया। लेंदी पेपर थोड़ा सा था क्योंकि मेरे पास 45 क्वेश्चन की ही बाउंडेशन थी, इसलिए परेशान बिल्कुल नहीं होंगे। इसमें बच्चों जितने भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन मैंने दिए थे, हर क्वेश्चन को आप मिनिमम 1 से 2 बार और लगाइएगा। मैंने जो स्टेटमेंट वाले सवाल बनाए थे, अगर नीट वाले उस पर सवाल बनाने को आए तो वो एक स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन से 2 या 3 क्वेश्चन बना सकते हैं। इसलिए पेपर बहुत ही अच्छा था, बस थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था, तो कोई इशू नहीं है। आप ये मान के चलिएगा 75 मिनट का पेपर था कल वाला। ओके, आइए बेटा, अब हम लोग टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, अपने क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आपने हमसे 45 में 26 क्वेश्चंस पूछे हैं। जैसे पहला सवाल आपने हमसे क्या पूछा है, देखिए बेटा, प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक कॉन्सेप्ट आपने हमसे पढ़ा था, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी बच्चों 2 कॉन्सेप्ट पर आधारित होता है। एक कॉन्सेप्ट होता है एडजॉर्प्शन प्रिंसिपल, और कुछ क्रोमेटोग्राफी ऐसी होती हैं जो पार्टीशन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होती है। एडजॉर्प्शन प्रिंसिपल पर बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी, दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। राइट बेटा। अच्छा, पार्टीशन कॉन्सेप्ट पर हमारे पास होते हैं, आपने देखा होगा, ट्रिक बताई थी मैंने, L² = P²। पेपर क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन पार्टीशन कॉन्सेप्ट, इसीलिए उसको हम लोग पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में बच्चों जो मोबाइल फेज होती है वो गैस की नहीं लिक्विड की होती है, और जो स्टेशनरी फेज होती है, जो स्टेशनरी फेज होती है वो सॉलिड की होती है। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का ही कॉन्सेप्ट होता है रिटार्डेशन फैक्टर। सवाल ये है कि रिटार्डेशन फैक्टर हमें क्या बताता है, तो मैं लिखवाना चाहूंगा, इट डिसाइड रिलेटिव एडजॉर्प्शन of each component of mixture। जिस मिक्सचर को आप सेपरेट कर रहे हैं वाया थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, इसको हम TLC भी कहते हैं। इसको क्या कह सकते हैं, TLC भी कहते हैं शॉर्ट में। तो उस मिक्सचर के जो कंपोनेंट हैं उनकी एड्जॉर्बिंग कैपेसिटी क्या है, कौन जल्दी एड्जॉर्ब होगा, कौन बाद में एड्जॉर्ब होगा, इस चीज को डिसाइड करता है रिटार्डेशन फैक्टर। कैसे निकालते हैं रिटार्डेशन फैक्टर को, तो जरा सुनिएगा बच्चों मेरी बात। देखो, ये रिटार्डेशन फैक्टर को बताने के लिए हमने छोटा सा एक डायग्राम बनाया है। ये बच्चों होती है बेस लाइन।
क्या होती है? बेसलाइन। ये जो ब्लैक स्पॉट आपको दिखाई पड़ रहा है, ये मिक्सचर का एक कंपोनेंट है जो ए डिस्टेंस चलकर एडजॉर्ब हो गया। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कंपोनेंट कितनी है? ए। और बेस लाइन से सॉल्वेंट कितना ट्रेवल किया है? बी। तो व्हाट इज रिटार्डेशन फैक्टर? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कंपोनेंट फ्रॉम बेस लाइन अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट फ्रॉम बेस लाइन। दिस इज कॉल्ड रिटार्डेशन फैक्टर। इसलिए बच्चों आप इसका आंसर क्या टिक करेंगे? फर्स्ट इज द राइट आंसर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कंपोनेंट फ्रॉम बेसलाइन डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट फ्रॉम बेसलाइन। जो कुछ भी करते हैं बेसलाइन से डिस्टेंस को नापते हैं। ए अपॉन बी इज द राइट आंसर। ओके बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन था, लिखना भूल गया मैं यहां पर, एनसीईआरटी पेज नंबर, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन था बच्चों। ओके, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही प्यारा सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, द करेक्ट स्टेटमेंट इज। अच्छा भाई, करेक्ट, ठीक है, देखते हैं क्या है। कॉलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स आर परफेक्टली इलास्टिक। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। कॉलिजन परफेक्टली इलास्टिक होते हैं, लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होता। देयरफॉर इंडिविजुअल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स नेवर चेंजेस। बस यहीं पे मामला गड़बड़ हो गया। यस, जब बच्चों कॉलिजन होता है मॉलिक्यूल्स का, तो एनर्जी का एक्सचेंजमेंट हो सकता है, और एनर्जी के एक्सचेंजमेंट होने के कारण इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की एनर्जी बदल सकती है, परंतु टोटल जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी एनर्जी फिक्स रहती है। तो ध्यान रखिएगा, कॉलिजन इलास्टिक होने के कारण टोटल मॉलिक्यूल्स का जो टोटल एनर्जी है वो फिक्स रहता है, लेकिन कॉलिजन के दौरान एनर्जी का एक्सचेंजमेंट होने के कारण इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की एनर्जी में चेंज, बदल भी सकती है और नहीं भी बदल सकती है। इसलिए मैं यहां पे एक पॉइंट लिखवा भी दे रहा हूं कि टोटल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स remain same, but during collision, जब एक दूसरे से टकराते हैं, but during collision exchange of energy, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी में अकर्स। ध्यान रखिए बच्चों, में शब्द का प्रयोग किया है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। हेंस इंडिविजुअल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल में चेंज। तो टोटल एनर्जी बच्चों सेम रहती है, इंडिविजुअल एनर्जी सेम रह भी सकती है और सेम नहीं भी रह सकती। इसलिए देखिए ये वाला जो ऑप्शन है बेटा ये फॉल्स हो गया। ध्यान दीजिए बेटा, आधी लाइन सही लिखी हुई है, कॉलिजन इलास्टिक है, लेकिन दूसरी आधी लाइन गलत हो गई है। टोटल एनर्जी रिमेन सेम, इंडिविजुअल एनर्जी may change due to exchangement of energy during the collision. ओके, ये एनसीईआरटी पेज नंबर 144 पर ये सेंटेंस लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। नेक्स्ट, डिफरेंट पार्टिकल्स इन द गैस हैव डिफरेंट स्पीड। यस, बिल्कुल सही बात है, और स्पीड जब डिफरेंट होती है तो काइनेटिक एनर्जी भी डिफरेंट होगी। तो ये स्टेटमेंट 2 है।
देयर इज वेरी स्लाइटली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। गलत, गलत। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस फॉर आइडियल गैस हमसे कहती है कि आइडियल गैस के बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो सिर्फ एक ही स्टेटमेंट सही है, दैट इज सेकेंड। जरा सा आप चूके और बहुत से बच्चों ने आंसर टिक कर दिया फोर्थ। बच्चों को लगा एनर्जी रिमेन सेम, उन्होंने इंडिविजुअल पर ध्यान नहीं दिया, उनको ये सही लगने लगा जबकि ये गलत है। तीसरा वाला बच्चों को लगा कि हाँ यार थोड़ा बहुत फोर्स तो लगता है, अबे थोड़ा बहुत फोर्स रियल गैस पे लगता है, और काइनेटिक थ्योरी ऑफ आइडियल गैस हमसे कहती है आइडियल गैस में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगता, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट भी क्या होगा, गलत होगा। द आंसर मस्ट बी सेकेंड। बहुत ही शब्दों से मैंने क्वेश्चन बनाए थे, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आपने क्वेश्चन नंबर 3 मेरे से पूछा है, आइए बेटा 3 वाला देखते हैं। आइए बेटा आराम से करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। सही नहीं है का मतलब क्या हुआ, फॉल्स। ध्यान रखिए कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आए, नॉट करेक्ट, करेक्ट, नॉट इनकरेक्ट, तो आप सबसे पहले उस शब्द को ट्रू या फॉल्स में बदल लिया करिए कि ट्रू पूछ रहा है कि फॉल्स। नॉट करेक्ट कौन सही नहीं है, मतलब क्या पूछ रहा है, कौन गलत है। फॉल्स स्टेटमेंट बताने हैं, आइए देखते हैं। पहला, ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। बिल्कुल गलत बात, गलत बात है ये। हाइब्रिडाइजेशन में एम्प्टी ऑर्बिटल, फुल फिल्ड ऑर्बिटल और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, सारे ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो सकते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है बच्चों, गलत है। आप देखिए अगर मैं अमोनिया को देखूं तो नाइट्रोजन 5th ग्रुप का है, वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p3 होगा, आप देख सकते हैं। ये वाला ऑर्बिटल फुल फिल्ड है जबकि ये ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है। हम इन चारों को मर्ज करते हैं और मर्ज करने पर हमें 4 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल मिल जाते हैं, मतलब हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। तो आप देखिए हाइब्रिडाइजेशन में फुल फील्ड ने भी पार्टिसिपेट किया, हाफ फील्ड ने भी पार्टिसिपेट किया, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। नाइट्रोजन ये देखिए इसके पास 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगी, जिसमें से एक होगी फुल फील्ड, वर्क एज लोन पेयर इन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हाफ फील्ड होंगी जो हाइड्रोजन के हाफ फील्ड s ऑर्बिटल से ओवरलैप करेंगी और 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएंगी। राइट, आप सब जानते हैं पहले से, तो पहला वाला गलत हो गया। द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल दैट गेट हाइब्रिडाइज इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म। 4 एटॉमिक ऑर्बिटल आपने मर्ज करे, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपको प्राप्त हुई। यस बच्चों, सेकेंड वाला स्टेटमेंट ट्रू है। प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इसेंशियल कंडीशन प्रियर टू हाइब्रिडाइजेशन। गलत। आप बताइए क्या मैंने इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाया? नहीं करवाया। एक्साइट करवाया भी जा सकता है और एक्साइट नहीं भी कराया जाता है, जरूरत ही नहीं है। 3 बॉन्ड बनाए थे, 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराने की कोई जरूरत नहीं। इसलिए एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिफोर हाइब्रिडाइजेशन होता भी है, नहीं भी होता है, जबकि यह कह रहा है दिस इज द एसेंशियल कंडीशन कि एक्साइटेशन कराना ही कराना पड़ेगा हाइब्रिडाइजेशन के पहले। गलत बात, करा भी सकते हैं, नहीं भी करा सकते हैं, फॉल्स स्टेटमेंट। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर इफेक्टिव इन फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल बॉन्ड। बिल्कुल सही बात है। प्योर
ऑर्बिटल से इतना इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होता है जितना इफेक्टिव ओवरलैपिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल से होता है, बिकॉज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर डायरेक्शनल देन प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। इसलिए बच्चों ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डायरेक्टेड इन स्पेस इन सम प्रिफर्ड डायरेक्शन, बिल्कुल सही बात है। आप देखिए ये चार जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है इन्होंने एक टेट्राहेड्रॉन बनाया है, आप देख सकते हैं, ये देखिए एक टेट्राहेड्रॉन बनाया है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं स्पेसियस अरेंजमेंट में एक डायरेक्शनल कैरेक्टर को शो करते हैं, इसलिए ये क्या हो गया बच्चों, ये भी क्या हो गया, ट्रू। हमें देखना था फॉल्स, पहला फॉल्स है तीसरा फॉल है, पहला और तीसरा आंसर बच्चों क्या होगा, फोर्थ। आज ये कुछ गड़बड़ कर रहा है बोर्ड। फोर्थ वाला राइट आंसर होगा फर्स्ट एंड थर्ड। आई होप आपको ये सवाल क्लियर हुआ। हाइब्रिड ऑर्बिटल डायरेक्शनल होते हैं, स्पेस में एक निश्चित डायरेक्शन में ओरिएंट होते हैं, मोर स्टेबल बॉन्ड बनाते हैं। जितने प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। इलेक्ट्रॉनों का एक्साइटमेंट कराया भी जाता है, नहीं भी कराया जाता है, राइट। चल क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आपने पूछा है क्वेश्चन नंबर 4, आइए करते हैं। ड्यूमा प्रोसेस, बच्चों ड्यूमा प्रोसेस से जब नाइट्रोजन का हम लोग परसेंट निकालते हैं तो आपको फार्मूला तो याद होगा, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस इन ml एट STP डिवाइडेड बाई 8 इंटू W, जहां W होता है वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर नाइट्रोजन का परसेंट निकालना है। आप देखिए हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है 0.3 ग्राम, राइट। हमने जब इसका ड्यूमा प्रोसेस कराया तो हमें नाइट्रोजन गैस प्राप्त हुई, कितनी प्राप्त हुई, 50 ml एट 300 केल्विन टेम्परेचर एंड 715 mm of Hg प्रेशर। एक्वस टेंशन भी आपको दिया गया है, एक्वस टेंशन दिया गया है 15 mm of Hg। देखिए आपको अच्छे से बच्चों मालूम है, अगर एक्वस टेंशन क्वेश्चन में दिया जाता है तो क्वेश्चन में दिए गए प्रेशर में से हम एक्वस टेंशन को माइनस कर देते हैं तो ड्राई गैस का प्रेशर आ जाता है 700 mm of Hg। अब ना ये प्रेशर मेरे किसी काम का है, ना ये प्रेशर मेरे किसी काम का है, मेरे काम का प्रेशर कौन सा है, 700 mm Hg। कभी भी एक्वस टेंशन क्वेश्चन में मेंशन हो, दिए गए टोटल प्रेशर से एक्वस टेंशन को माइनस कर देते हैं तो ड्राई गैस का प्रेशर आ जाता है। अब सुनिएगा बच्चों, ये जो वॉल्यूम आपको 50 ml दिया है, देख के बताइए क्या ये वॉल्यूम STP का वॉल्यूम है, नहीं। टेम्परेचर है 300 केल्विन जबकि STP होता है 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन। प्रेशर है 700 mm Hg जबकि STP पर प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर या 760 mm of Hg। मतलब दिस इज नॉट एट STP। हमें चाहिए किस में होता है, STP पर चाहिए होता है, इसलिए सर्वप्रथम इस वॉल्यूम को STP के वॉल्यूम पे बदलना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन P1 V1 अपॉन T1 बराबर P2 V2 अपॉन T2। एक कंडीशन आप क्वेश्चन वाली मान लीजिए, गिवन इन क्वेश्चन,
और एक कंडीशन आप मान लीजिए एसटीपी वाली। आइए वैल्यू रखते हैं। क्वेश्चन में गिवन प्रेशर कितना है 700, ना ये यूज होगा ना ये यूज होगा। क्वेश्चन में गिवन वॉल्यूम कितना है 50 ml में आया है। क्वेश्चन में गिवन टेम्परेचर कितना है 300 बराबर। एसटीपी पर प्रेशर कितना होता है 760 mm। बच्चे पूछते हैं सर 1 atm भी तो होता है। मेरे भाई जब यहां mm में रखोगे तो वहां भी mm में रखोगे। एसटीपी पर वॉल्यूम आपको निकालना है और एसटीपी पे टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। बच्चों यहां से आप V2 को निकालेंगे और इस V2 को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन आ जाएगा। मेरे ख्याल से आंसर कितना आया है 17 पॉइंट समथिंग आया। हाँ 17.46 आया है। आप इसको सॉल्व करेंगे, यहां से एसटीपी वाला वॉल्यूम निकलेगा, उसको यहां रखेंगे, W की जगह पे 0.3 रखेंगे तो नाइट्रोजन का परसेंटेज आएगा 17.46%। ओके, बात समझ में आ गई बेटा? इसको सॉल्व कर लेना और फिर परसेंट ऑफ नाइट्रोजन बराबर V2 को रख देना यहां से निकाल कर और W की जगह रख देना 0.3। ठीक है, आंसर आ जाएगा 17.4। तो इस ड्यूमा प्रोसेस में देखिए सबसे अच्छी बात यह होती है, ड्यूमा प्रोसेस से किसी भी नाइट्रोजनस कंपाउंड में नाइट्रोजन की परसेंट निकाली जा सकती है, जबकि जेल्डाल मेथड में कुछ लिमिटेशंस होती हैं। ड्यूमा प्रोसेस में अगर एक्वस टेंशन आपको दिया जा रहा है तो ऊपर दिए गए प्रेशर से एक्वस टेंशन को माइनस करेंगे तो ड्राई नाइट्रोजन गैस का प्रेशर आएगा। फिर आप चेक करिए क्या ये वॉल्यूम एसटीपी पर है। अगर ये एसटीपी पर हो तो डायरेक्ट उठा के रख दीजिए, लेकिन अगर ये एसटीपी पर नहीं है तो इसको एसटीपी पर बदलेंगे विद द हेल्प ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन P1V1/T1 बराबर P2V2/T2। ओके, V2 को निकाल के वहां रख दीजिए, W की वैल्यू 0.3 रख दीजिए, सॉल्व करेंगे 17.46 आएगा। ओके, चल फोर्थ के बाद आपने क्वेश्चन नंबर 5 हमसे पूछा है। ये क्या है भाई, देखिए जरा सब लोग। विच ऑफ फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्बिटल इज करेक्ट। देखिए निगेटिव को पॉजिटिव में जोड़ रहे हैं, ये प्लस का साइन लगा है, जोड़ रहे हैं तो निगेटिव पॉजिटिव अपोजिट ओवरलैपिंग हो रही है, आउट ऑफ फेज ओवरलैपिंग हो रही है, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग हो रही है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। ये दोनों लोब छोटे हो जाएंगे, जबकि यहां देखिए इन्होंने जोड़ दिया है, ये बिल्कुल गलत है। अगर मैं इसका सही स्ट्रक्चर बनाकर दिखाऊं आपको तो आप इधर देखिए, माइनस प्लस, इसको आपने जोड़ा है प्लस माइनस से, माइनस को प्लस से आप मर्ज कर रहे हैं, ये डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग है, ये छोटा हो जाएगा और ये भी छोटा हो जाएगा, माइनस प्लस प्लस माइनस। ये देखिए एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा, जबकि यहां पर इन्होंने बॉन्डिंग को बना दिया है, इसलिए पहला वाला बिल्कुल गलत है। दूसरा देखिए, माइनस माइनस के साथ आपने जोड़ा, ये सिमेट्रिकल ओवरलैपिंग है, सेम फेज ओवरलैपिंग है, और अगर सेम फेज ओवरलैपिंग है तो ये लोग इसमें घुस जाएगा और ये बड़ा हो जाएगा। बिल्कुल गलत कर रहे हैं ये लोग। आप देखिए सेम फेज ओवरलैपिंग हो रही है, बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होना चाहिए। आप देखिए ये माइनस है, वहां पे दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, हो सकता है तो मैं यहां पे दिखा रहा हूं। ये आप देखिए निगेटिव निगेटिव के साथ जुड़ रहा है, इसके अंदर घुस जाएगा तो लेफ्ट वाला लोब तो उतना ही बड़ा रहेगा, लेकिन राइट वाला लोब काफी बड़ा हो जाएगा, ये बनेगा। तो ये बिल्कुल गलत बनाया बच्चों इन लोगों ने। तीसरा वाला देखिए बेटा, पॉजिटिव को निगेटिव से जोड़ा जा रहा है, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग है, आउट ऑफ फेज ओवरलैपिंग है,
एंटी बॉन्डिंग बनेगा। और ये देखिए ये एंटी बॉन्डिंग ही बना रहे हैं। दोनों लोब्स को इन्होंने अलग अलग कर दिया है और छोटा कर दिया है। आइए मैं दिखाता हूं, वहां दिखाई नहीं पड़ रहा होगा आप लोगों को। ये माइनस ये प्लस, इसका आपने ओवरलैप कराया है प्लस माइनस से। यस बिल्कुल सही बात, आउट ऑफ फेज ओवरलैप है। ये वाला लोब इतना ही बड़ा रहेगा, ये छोटा हो जाएगा। ये देखिए ये छोटा हो जाएगा, ये इतना ही बड़ा रहेगा। साइन वही रहते हैं जो पहले होते हैं। यस ये इन्होंने बिल्कुल सही बनाया है। सो दिस इज योर राइट आंसर। तो चौथा वाला देखिए बच्चों, चौथे वाले में क्या किया है, मुझको दिखाई नहीं पड़ रहा है इसमें, मैं यहां बना रहा हूं। प्लस माइनस और यहां पर है प्लस माइनस, लेकिन ध्यान दीजिए इन्होंने यहां पर माइनस लगा दिया है। माइनस का मतलब ये है, ये चाहते हैं कि सेम फेज ओवरलैप नहीं कराना है, हमें आउट ऑफ फेज ओवरलैप कराना है। देखने में लग रहा है सेम फेज, अगर यहां पे प्लस का साइन लगा होता तो सेम फेज ओवरलैप करवाकर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हम बना देते। देखने में लग रहा है सेम फेज, लेकिन माइनस लगे होने के कारण ये आउट ऑफ फेज कराएंगे। देखने में लगे आउट ऑफ फेज, लेकिन अगर बीच में माइनस लगा हो तो सेम फेज कराएंगे। तो जब बच्चों बीच में माइनस आ जाता है तो जो तुम्हें लगे वो नहीं कराओगे। तुम्हें लग रहा है सेम फेज, माइनस लग गया, तुम कराओगे आउट ऑफ फेज। और आउट ऑफ फेज से अगर आपको याद हो, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। ये आपको अगर याद आ रहा हो, कुछ इस प्रकार से मैंने बनवाए थे, प्लस माइनस माइनस प्लस, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जबकि यहां पे बना दिया इन्होंने बॉन्डिंग, इसलिए ये वाला भी क्या होगा, गलत होगा। ओके, तो सुनो बेटा, सेम फेज में बनते हैं बॉन्डिंग, जोड़ दो बड़ा कर दो। आउट ऑफ फेज में बनते हैं एंटी बॉन्डिंग, अलग अलग कर दो छोटा कर दो, दैट्स इट। अगर बीच में लगाए माइनस तो जो तुम्हें लगे वो नहीं कराओगे। तुम्हें लगे सेम फेज कराओगे आउट ऑफ फेज, तुम्हें लगे आउट ऑफ फेज कराओगे सेम फेज, अगर कौन सा साइन लगा हो, माइनस। ओके, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं, आपने क्वेश्चन नंबर 8 हमसे पूछा है। आइए, काफी सवाल पूछ रहे हैं आपने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन इन्वॉल्व बोथ चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप। आप देखिए, हाइब्रिडाइजेशन भी बदलना चाहिए और शेप भी बदलनी चाहिए। देखते हैं, CH4 आपको मालूम है, फिर भी मैं करके दिखा दे रहा हूं। 4 बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर कार्बन पर नहीं होगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, शेप इसकी टेट्राहेड्रल होगी। C2H6 भी बच्चों अगर आपको याद हो, ये इथेन है, इथेन है। यहां पर भी प्रत्येक कार्बन ने 4 बॉन्ड पेयर बनाए हैं, लोन पेयर बच्चों 0 होंगे, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, शेप टेट्राहेड्रल होगी। ना हाइब्रिडाइजेशन बदला और ना ही शेप बदले, ये आंसर हो गया गलत। अमोनिया, अमोनिया अगर आप देखें 3 बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर है, हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, लेकिन शेप बच्चों होगी पिरामिडल। उम्मीद है आपको मालूम होगा। NH4 प्लस अपना लोन पेयर H प्लस को डोनेट कर देगा, तो बॉन्ड पेयर 4 है, लोन पेयर 0 है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और शेप टेट्राहेड्रल है। तो शेप बदल रही है लेकिन हाइब्रिडाइजेशन सेम है, ये भी आंसर बच्चों नहीं होगा। तीसरा देखते हैं BF3।
बोरॉन थर्ड ग्रुप का होता है, वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीनों का साझा कर लिया, कोई भी लोन पेयर नहीं होगा, 3 बॉन्ड पेयर हैं, 0 लोन पेयर होगा, sp2 शेप होगी ट्राइगोनल प्लेनर। Bf4 माइनस एक F पर माइनस होगा, ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और ये अपने तीनों इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा। इस प्रकार से देखिए बॉन्ड पेयर इस पे 4 हो गए हैं, लोन पेयर का सवाल ही पैदा नहीं होता, हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 और शेप होगी टेट्राहेड्रल। तो दोनों चीजें चेंज हो रही हैं, इसलिए बेटा आपका राइट आंसर क्या होगा? थर्ड। ओके, आइए यहीं पर मैं H2O और H3O प्लस भी बता दूं। ये देखिए H2O है, 2 लोन पेयर होते हैं, तो 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन sp3, शेप होगी एंगुलर। अगर यहीं पर बात करें H3O प्लस की, तो वाटर के पास ये जो 2 लोन पेयर होते हैं, ये एक लोन पेयर H प्लस को डोनेट कर देता है और हाइड्रोनियम आयन बन जाता है। तो अब देखिए बॉन्ड पेयर हो गए हैं 3, लोन पेयर बचा है 1। हाइब्रिडाइजेशन आप ध्यान दीजिए, sp3 रहेगा, शेप क्या हो जाएगी? पिरामिडल। तो एक चीज बदल रही है, एक चीज सेम है, ये भी गलत आंसर होगा। राइट आंसर इज स्टूडेंट थर्ड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 करने जा रहे हैं, मैं इसको हटाना जा रहा हूं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10, द RMS वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज √7 टाइम्स टू RMS वेलोसिटी ऑफ नाइट्रोजन। हाइड्रोजन की RMS वेलोसिटी √7 टाइम्स है नाइट्रोजन की RMS वेलोसिटी के। बच्चों आपको मालूम होगा RMS वेलोसिटी बराबर होता है √3 RT अपॉन m। 3 एक कांस्टेंट है, R एक कांस्टेंट है, तो हम लोग देख सकते हैं RMS वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T अपॉन m। इसलिए अगर मैं फॉर्मूला बनाऊं VS2 अपॉन VN2, तो बराबर हो जाएगा TH2 अपॉन MS2 इंटू MN2 अपॉन TN2। आई होप आप समझ गए होंगे। टेम्परेचर के डायरेक्टली, मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली, टेम्परेचर के डायरेक्टली, मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली। ठीक, देखिए बेटा, VH2 और VN2 को इस तरफ ले आए तो रेशियो आएगा √7, तो इसकी जगह पर हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया √7 बराबर TH2, मुझे नहीं मालूम। मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2 2 होता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन 14 दूनी 28। आइए सॉल्व करते हैं। रूट से रूट कट गया, 2 से यहां पे 14 आएगा, 7 2 14। आप देख सकते हैं टेम्परेचर ऑफ नाइट्रोजन गैस इज 2 टाइम्स टू टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन गैस का टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए, नाइट्रोजन गैस का टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए। सो थर्ड इज द राइट आंसर। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 आपने पूछा है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या है भाई। कुछ है ही नहीं बेटा, ये तो बिल-स्टीन टेस्ट है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विच प्रोड्यूसेस ए ग्रीन कलर फ्लेम ऑन हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर। बच्चों ये बिल-स्टीन टेस्ट है, विच इज नॉट ए कंफर्मेटिव टेस्ट। हेलोजन हो भी सकता है और हेलोजन नहीं भी हो सकता। खैर इन चारों ऑप्शन में हेलोजन सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन के पास है, तो राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट।
हेलोजन मे बी प्रेजेंट, मे नॉट बी प्रेजेंट। कौन सा हेलोजन बील स्टीन टेस्ट नहीं देता? फ्लोरीन बील स्टीन टेस्ट, कॉपर वायर टेस्ट नहीं देता है, राइट। तो क्लोरोबेंजीन आंसर होगा, ना इसके पास हेलोजन, ना इसके पास हेलोजन, ना इसके पास हेलोजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 के बाद बच्चों आपने क्वेश्चन नंबर 13 हमसे पूछा है। देखिए क्या है भाई 13, करेक्ट पेयर ऑफ कंपाउंड विच गिव ब्लू कलर एंड व्हाइट कलर व्हेन देयर लेसेग्ने टेस्ट इज सेपरेटली डन। सुनिए बच्चा, हमने लेसेग्ने टेस्ट करवाया है, तो एक ने हमको दिया है ब्लू कलर और एक ने दिया है व्हाइट प्रिसिपिटेट। आई होप आपको यह समझना चाहिए कि ब्लू प्रिसिपिटेट हमको मिलता है नाइट्रोजन की टेस्टिंग में और व्हाइट प्रिसिपिटेट हमको मिलता है क्लोरीन की टेस्टिंग में। मतलब पहला कंपाउंड नाइट्रोजनस कंपाउंड होगा और दूसरा कंपाउंड क्लोरीन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। आइए थोड़ा देखते हैं। लेसेग्ने टेस्ट में हम लोग जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसके अंदर हमें एलिमेंट का डिटेक्शन करना होता है, सबसे पहले हम लोग उसको हेलोजन सोडियम से फ्यूज करवाते हैं। इसके अंदर जो नाइट्रोजन होता है वो साइनाइड के फॉर्म में बाहर आ जाता है, जो हेलोजन होते हैं वो हैलाइड के फॉर्म में बाहर आ जाते हैं, और जो सल्फर होता है वो सल्फाइड के रूप में बाहर आ जाता है। क्यों सोडियम से फ्यूज क्यों कराते हैं? ताकि इसके अंदर सारे एलिमेंट जो कोवेलेंट फॉर्म में थे वो आयनिक फॉर्म में बाहर आ जाए। ये देखिए ये आयनिक फॉर्म में बाहर आ गए। मैं इसको लेके चलूंगा और इसको लेके चलूंगा, राइट। आइए अब मान लीजिए हमें नाइट्रोजन की टेस्टिंग करनी है पहली, तो इसे कहते हैं लेसेग्ने एक्सट्रैक्ट या सोडा एक्सट्रैक्ट। थोड़ा सा सोडा एक्सट्रैक्ट हम निकालते हैं और इसके ऊपर हम FeSO4 डालते हैं। तो अगर आपको प्रूसियन ब्लू कलर प्राप्त हो, अगर आपको प्रूसियन ब्लू कलर प्राप्त हो तो आप समझ जाना कि यहां पर साइनाइड है। अगर यहां पे साइनाइड है तो यहां पर नाइट्रोजन उपस्थित होगा। व्हाट इज प्रूसियन ब्लू? इट इज फेरो साइनाइड। दिस इज प्रूसियन ब्लू, राइट। Fe4 FeCN6 का होल थ्राइस। बाहर वाला आयरन +3 स्टेट में होगा, अंदर वाला आयरन +2 स्टेट में होगा। बच्चों आपको यह मालूम होना चाहिए ऐसे नाइट्रोजनस कंपाउंड लेसेग्ने टेस्ट नहीं देते, प्रूसियन ब्लू कलर नहीं देते जिनके पास कार्बन नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्सिल एमीन लेसेग्ने टेस्ट फॉर नाइट्रोजन शो नहीं करेगा। हाइड्राजीन लेसेग्ने टेस्ट फॉर नाइट्रोजन शो नहीं करेगा। मेरे भाई जब कार्बन नहीं होगा तो साइनाइड नहीं बनेगा, और साइनाइड नहीं बनेगा तो प्रूसियन ब्लू कलर क्या तुम दोगे हैं? इसलिए ऐसे कंपाउंड नहीं देते। तो आप देखिए बच्चा, पहला कंपाउंड होना चाहिए नाइट्रोजनस। यह गलत हो गया। क्यों? नाइट्रोजनस तो है लेकिन कार्बन नहीं है। यह सही लग सकता है, सही लग रहा है, यह भी सही हो सकता है और यह भी सही हो सकता है। पहला वाला आंसर तो फिलहाल नहीं हो सकता है। ओके, अब आइए चलते हैं दूसरा वाला कंपाउंड देखते हैं। दूसरा वाला बच्चों क्या है? हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड। और हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड आप देख सकते हैं, इसको हम लेंगे NaCl, दूसरी टेस्टिंग करने हम लोग जा रहे हैं। देखिए जरा सब लोग बेटा, इसमें क्या है? Cl है इसमें, तो इसमें हम लोग डालते हैं AgNO3
और आपको AgCl का प्रेसिपिटेट प्राप्त होगा। तो क्लोरीन ये तो हो नहीं सकता। अच्छा, यहां पर भी क्लोरीन है, यहां पे क्लोरीन नहीं, तो यहां से ये गलत हो गया। वो और यहां पर क्लोरीन। अब हम लोग फंस गए। हमारा सेकंड आंसर भी राइट हो सकता है और हमारा फोर्थ आंसर भी राइट हो सकता है। अब क्या करें, मामला फंस गया। यहां से प्रूसियन ब्लू, यहां से व्हाइट, यहां से प्रूसियन ब्लू।